शौर्य की बात सुनकर शगुन उसका चेहरा देखती रह गई। तभी शौर्य ने कहा, इस पार्टी में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे शनाया और आहान दोनों की बेइज्जती हो, और इसमें गलती भी आहान की ही होनी चाहिए। इस पर शगुन ने पार्टी में चारों तरफ नज़रें दौड़ाते हुए कहा, लेकिन कैसे होगा ये? तभी शौर्य की नज़र शनाया पर पड़ी, जो अब आहान से थोड़ा दूर होकर एक तरफ चली गई थी। और फिर शगुन के पति गौरव ने जब शनाया को वहाँ अकेला देखा तो उसकी तरफ बढ़ गया। गौरव हमेशा से ही शनाया को पसंद करता था, मगर फिर उसकी शादी शगुन के साथ हो गई। बावजूद इसके गौरव अभी भी कोई मौका नहीं छोड़ता था, इसलिए अब भी वो उस पर ट्राई करता रहता था। हाँ, ये बात अलग थी कि शनाया गौरव को ज़रा भी भाव नहीं देती थी। तभी शगुन ने आहान की तरफ देखकर शौर्य से कहा, आज इस गरीब फटीचर के ऊपर इतना महंगा सूट मुझे सही नहीं लग रहा। ये शनाया कुछ ज़्यादा ही भाव देने लगी है इसे। इस पर शौर्य ने कहा, कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है ये, तो फिर देखो अब मैं क्या करता हूँ। कहते हुए अपने हाथ में शराब का गिलास लिए शौर्य आहान की तरफ बढ़ गया। उसने दूर से ही थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहा, अरे आहान, आज ये सूट कहाँ से मारा? ओह, लगता है अब ये निकम्मा पति अपनी बीवी के पैसों पर पलने लगा है, वरना तुम्हारी औकात कहाँ जो इतने महंगे सूट की तरफ देख भी सको। वहाँ मौजूद आसपास खड़े कई लोग आहान की तरफ देखकर हंसने लगे। तभी वहाँ पर शगुन भी अपने हाथ में शराब का गिलास लिए आई और बोली, अरे जीजाजी, ये शौर्य कुछ भी बोलता है, आप इसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। हमारे जीजाजी घर जमाई हैं तो क्या हुआ, आखिर हर घर जमाई अपने ससुराल के टुकड़ों पर पलता है। और फिर अगर आप अपने बीवी के खर्चे पर पल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? शगुन की बात पर शौर्य एक ठहाका मारकर हंस पड़ा और फिर आगे बोला, अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, लेकिन शगुन, क्या तुम्हें लगता है कि शनाया इससे प्यार करती है? जवाब में शगुन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? इस पर शौर्य ने कहा, वो देखो अपने पति को अकेला छोड़कर वहाँ कोने में शनाया किसी और के साथ है। शगुन और आहान ने उस तरफ देखा जहाँ शनाया गौरव के साथ बात कर रही थी। शगुन ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ ये तो है, शनाया को कम से कम यहाँ तो आहान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर शगुन ने आहान की तरफ देखकर कहा, अरे छोड़िए भी जीजा जी इन सब बातों को, आइए हम लोग साथ में एंजॉय करते हैं। कहते हुए शगुन ने शराब का गिलास आहान की तरफ बढ़ा दिया। तभी आहान ने मना करते हुए कहा, नहीं शगुन, मैं शराब नहीं पीता। इस पर शौर्य ने अपना गिलास आहान के होठों से लगाते हुए कहा, ओ कम ऑन आहान, इतने बड़े पार्टी में शर्म मत कीजिए, ये हमारी इज्जत का सवाल है। कहते हुए शौर्य ने ज़बरदस्ती वो ड्रिंक आहान के मुंह में उड़ेल दी। मना करते करते भी आहान के अंदर पूरी शराब जा चुकी थी। जैसे ही शौर्य ने अपना गिलास हटाया, तभी शगुन ने अपना गिलास आहान के होठों से लगाते हुए कहा, ओह, तो क्या हमारे गिलास से पीने में आप भेदभाव करेंगे जिया जी? चलिए इसे भी खत्म करिए। आहान मना करता रहा, मगर इनके जिद के आगे आहान की एक न चली। थोड़ी ही देर में वो बेहद नशे में हो चुका था और शौर्य व शगुन अब उसके मज़े लेते हुए देख रहे थे। अब तक यामिनी जी और शौर्य के पिता नीरज भी पार्टी में आ चुके थे। इसके अलावा दादा आनंद गिल भी लोगों से मिल रहे थे। तभी शौर्य ने लोगों का ध्यान आहान की तरफ खींचते हुए तेज आवाज़ में कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मिलिए हमारे घर के दामाद मिस्टर आहान से। इनके अंदर बहुत सी खूबियां हैं। ये किस खानदान से हैं और इनका पेशा क्या है? क्या सोचकर इन्होंने हमारे खानदान से नाता जोड़ा? आज ये सबके बारे में बताएंगे। क्यों जिया जी, बताइए ना। आहान ने नशे में ही शौर्य की तरफ बढ़कर कहा, ओह, तो इसलिए तुमने और शगुन ने ज़बरदस्ती मुझे शराब पिलाई, और अब अगर जानना ही चाहते हो तो सुनो।
वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और लोग बड़ी दिलचस्पी से इस तमाशे को देख रहे थे। आहान ने शौर्य की तरफ देखकर कहा, साले साहब, सबसे पहले मैं तुम्हारे बारे में बताता हूँ। तुम एक नंबर के लालची और खुदगर्ज इंसान हो। गिल कंस्ट्रक्शन के बिजनेस की भागदौड़ तुम अपने हाथ में लेना चाहते हो ना, और इसलिए तुम शनाया को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। तुम हमारा रिश्ता भी तोड़ना चाहते हो। तभी शौर्य उसकी बात काटते हुए बोला, आहान, क्या बकवास कर रहे हो? जवाब में आहान ने अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और बोला, श्श, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई शौर्य। हाँ, इसी बिजनेस को हासिल करने के लिए तुम तरह तरह की चालें चलते रहते हो। अपने बाप नीरज के साथ मिलकर और दादाजी, हाँ दादाजी की चापलूसी करके उन्हें शनाया के खिलाफ भड़काते हो। तभी दादा आनंद गिल आहान के सामने आकर बोले, आहान, ये सब क्या है? आहान उन्हें देखकर बोला, ओह दादाजी, और आपके बारे में तो क्या ही कहना। आप शनाया को मौका ज़रूर देते हैं, मगर अंदर ही अंदर आप शनाया से ज़्यादा शौर्य को चाहते हैं। इसलिए आपका हर एक फैसला शौर्य के हक में और शनाया के खिलाफ होता है। तभी शगुन वहां आकर बोली, आहान, ये हमारे दादाजी हैं। इस पर आहान बोला, और हाँ शगुन, मुझे पता है कि शनाया के खिलाफ अब तुम और शौर्य एक हो चुके हो। तुम भी आखिर शौर्य के चाचा की ही लड़की हो ना। अंदर ही अंदर तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ चाहे जितना सोचो, मगर जब बात शनाया की आती है तो तुम दोनों एक हो जाते हो। इसलिए तो तुम दोनों ने मुझे बेइज्जती करने के लिए शराब पिलाई, मगर शनाया के साथ मैं खड़ा हूँ और मेरे रहते हुए कोई भी शनाया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर आहान की आंखें थोड़ा नम हो गई और वो कुछ सोचते हुए बोला, सच कहूँ तो एक शनाया ही है जो तुम सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है। वो सभी का ख्याल रखती है। अपने फैमिली बिजनेस के बारे में उसे सबसे ज़्यादा फिक्र है, मगर भेदभाव भी उसी के साथ होता रहा है। अब तक शनाया भी वहाँ आ चुकी थी। आहान नशे में ज़रूर था, मगर उसने जो भी कहा वो सच था, और ये बातें सुनकर शनाया की आंखें नम हो गई थी। तभी शौर्य आहान के करीब आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, बहुत बेइज्जती करवा चुके आप हम लोगों की। अब बेहतर यही है कि जल्दी से यहाँ से निकलिए। इतना कहकर शौर्य ने आहान को धक्का दिया तो आहान सामने खड़ी शनाया के कदमों में गिर पड़ा। ये देखकर शौर्य हंसते हुए बोला, तू कल भी शनाया के पैरों की जूती के बराबर था और आज भी तेरा यही हाल है। आहान ने सर उठाकर ऊपर देखा तो सामने शनाया खड़ी हुई थी। शनाया ने झुककर आहान को सहारा देते हुए उठाया। आहान अभी भी नशे में बड़बड़ा रहा था, मगर शनाया ने उसे संभाला हुआ था। अचानक ही शनाया का चेहरा एकदम से सख्त हो गया। वो शौर्य और शगुन की तरफ देखते हुए बोली, आज तुम दोनों ने सचमुच बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। किसी को नीचा गिराने के लिए तुम दोनों कितना गिर सकते हो, ये आज मैंने देख लिया। मगर एक बात कान खोलकर सुन लो, आहान को कुछ भी कहने से पहले एक बार ये ज़रूर सोच लेना कि ये मेरे हस्बैंड हैं, और कितनी भी कोशिश कर लो ये सच बदल नहीं सकता। इसलिए आज के बाद आहान के साथ अगर किसी ने गलत करने की सोची भी तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। शनाया की बात सुनकर शगुन और शौर्य का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शनाया भी आहान का साथ दे सकती है। यामिनी जी का भी कुछ यही हाल था। तभी यामिनी जी शौर्य के पास आकर बोली, ये सब क्या ड्रामा है शौर्य? इस पर शौर्य ने कहा, ये आहान हमारे खानदान पर धब्बा बन चुका है आंटी, और शनाया इस धब्बे के साथ ही जीना चाहती है। जवाब में यामिनी जी एक लंबी सांस लेकर बोली, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? शनाया के पिता ने इसे ज़बरदस्ती हमारे गले बांध दिया है। शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, कर सकते हैं,
अगर आप चाहें तो हम इनका रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं। यामिनी जी ने हैरानी से पूछा, मगर कैसे? शौर्य अपने होठों को यामिनी जी के कान के पास ले गया और उन्हें कुछ बताया, जिसे सुनकर यामिनी जी के होठों पर एक मुस्कान आ गई और वह बोली, ठीक है, मगर इसमें मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए। इधर शनाया अब किसी तरह आहान को पार्टी से लेकर बाहर आ गई थी। बाहर आकर उसे अपनी कार में बिठाया और वहां से घर के लिए निकल गई। शनाया ये समझ गई थी कि जो कुछ भी हुआ उसे भड़काने वाले शौर्य और शगुन ही थे, मगर ये सोचकर शनाया अच्छा फील कर रही थी कि आहान ने जो कुछ भी कहा वो सच था। आज आहान ने वो सब कह दिया था जो बरसों से शनाया के दिल में था। आहान को ले जाकर शनाया ने उसके बेड पर लिटाया तो आहान अभी भी उसे पकड़े हुए था और उस समय शनाया आहान के सीने पर ही गिर पड़ी, मगर आहान उसके गले में हाथ डाले हुए था। वो शनाया को जैसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। नशे में ही आहान के मुंह से आवाज़ निकली, शनाया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। शनाया, आई लव यू। सॉरी, आज जो भी हुआ मगर उसमें मेरी गलती नहीं थी। ये सब हमें अलग करना चाहते हैं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं हर हाल में आपके साथ रहूँगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर शनाया के होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने ब्लैंकेट से आहान को कवर किया और फिर अपने कमरे में चली गई। रात भर शनाया आहान के बारे में सोचती रही। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। करवट बदलते हुए सुबह हो चुकी थी जब शनाया की आंख लगी। आहान जल्दी ही उठ गया था। उसे सब कुछ याद था कि रात की पार्टी में क्या हुआ। आहान ये सोचकर घबरा रहा था कि वो शनाया को कैसे फेस करेगा। किचन से आ रही कुछ आवाज़ को सुनकर शनाया की नींद खुली। जैसे ही वो उठी तो सामने आहान 2 कप कॉफ़ी लिए खड़ा था। उसने शनाया से कहा, गुड मॉर्निंग, सॉरी, कल की पार्टी में जो हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे कारण कल फिर आपको प्रॉब्लम हुई। शनाया ने घूर कर आहान को देखा और फिर एक लंबी सांस लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। आहान ने आवाज़ देकर कहा, कल के लिए सॉरी, कॉफ़ी तो ले लो। जवाब में शनाया ने कहा, मुझे फ्रेश होना है, वापस आकर पी लूँगी। इतना कहकर शनाया बाथरूम की तरफ बढ़ गई। आहान फिर से किचन की तरफ बढ़ गया। तभी शनाया कुछ लेने के लिए किचन में वापस आई तो उसने देखा कि आहान आटा गूंदने की कोशिश कर रहा है। आहान के नाक पर खुजली हो रही थी तो उसने शनाया से कहा, मेरी नाक पर खुजली। शनाया ने घूरकर उसे देखा तो आहान चुप हो गया और खुद के हाथों से ही नाक पर हाथ फेरा। ऐसा करने से उसके पूरे चेहरे पर आटा लग गया। शनाया आगे बढ़कर पानी ले रही थी। जब उसने आहान के चेहरे की तरफ देखा, उसे देखते ही शनाया के मुंह से हंसी निकल गई, मगर उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। अपनी हंसी काबू में किए वो बाथरूम में घुस गई और वहाँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज़ आहान ने भी सुनी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी आहान का मोबाइल बजा और उसने अपने हाथ धोकर मोबाइल पर देखा तो विक्रम का फ़ोन था। आहान ने फ़ोन उठाकर कहा, अब आपने क्यों फ़ोन किया है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अपने फैसले के बारे में आपने क्या सोचा है यंग मास्टर, या फिर हमें ही कुछ करना होगा? आहान कुछ देर खामोश रहकर बोला, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मेरा पीछा छोड़ दीजिए और आगे से मुझे फ़ोन मत करिएगा। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ये पता चले कि मैं एक अमीरज़ादा हूँ। ये बात सीक्रेट ही रहनी चाहिए। इतना कहकर आहान ने फ़ोन काट दिया और उसे एक साइड में रख दिया। फिर वो शनाया के लिए नाश्ता तैयार करने लगा। कुछ देर बाद शनाया वापस आई और कपड़े निकालने के लिए अपने
वार्डरोब की तरफ बढ़ गई और फिर जैसे ही उसने अलमारी खोली तो सामने देखते ही हैरान रह गई। शनाया किचन में आकर गुस्से से अहान को देखने लगी। आखिर अब क्या किया है अहान ने? शनाया अहान को खड़ी घूरे जा रही थी और जब अहान ने उसे इस तरह से देखा तो लड़खड़ाती जुबान में पूछा, क्या हुआ शनाया? जवाब में शनाया ने उसके सामने एक कागज़ रख दिया जो उस अलमारी से मिला था। उसे अहान ने ही रखा था, जिस पर सॉरी लिखा हुआ था। अहान ने उस तरफ देखते हुए कहा, हाँ वो कल जो हुआ। तभी शनाया ने रूखे स्वर में कहा, इट्स ओके, मुझे ऑफिस जाना है, इसलिए अब बार बार एक ही बात बोलना बंद करो। जवाब में अहान ने हाँ में सर हिलाया। किचन से निकलने के बाद अहान भी जल्दी रेडी हो गया क्योंकि उसे भी अपने बैंक जाना था। दोनों ने साथ में नाश्ता किया और फिर नीचे आ गए। तभी अहान ने शनाया की तरफ उसका सन ग्लासेस बढ़ाते हुए कहा, ये आप शायद ऊपर ही भूल गई थी, लगा लीजिए वरना आपका सिर दर्द शुरू हो जाएगा। शनाया ने अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाए हुए ये ले लिया और अपनी कार में बैठ गई। इधर अहान ने बाइक स्टार्ट की। दोनों अपने मंजिल की तरफ निकल पड़े। तभी शनाया ने पीछे से हॉर्न बजाया तो अहान ने पलटकर देखा। शनाया ने कार वापस उसी जगह लगाई और अहान के पास आकर बोली, क्यों ना मैं इस बाइक से ही चलूं, ट्रैफिक में आसानी होगी। अहान ने जल्दी से सीट साफ कर दी और सामने देखकर मुस्कुराने लगा। बाइक पर बैठकर शनाया ने अहान के कंधे पर हाथ रखा तो अहान को एक अलग ही एहसास हुआ। शनाया का भी कुछ यही हाल था। आज वे दोनों पहली बार पूरे होश में एक दूसरे के इतने पास थे। अहान ने अपने ऊपर एक जैकेट डाली थी और शनाया ने अपनी जीन्स के ऊपर सफ़ेद रंग का टॉप डाला हुआ था, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी शनाया ने कहा, अब आप चलेंगे या फिर किसी और का इंतज़ार है? अहान ने एक मुस्कान के साथ गाड़ी आगे बढ़ा दी। जल्दी ही वे दोनों गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस के सामने खड़े थे। शनाया अभी बाइक से नीचे उतरी ही थी कि तभी उसका मोबाइल बजा। शनाया ने देखा कि उसकी माँ यामिनी जी का फ़ोन है तो उसने झट से उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बेटा शनाया, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचो। इतना सुनते ही शनाया की हालत खराब हो गई। अहान उसका चेहरा देखकर बोला, क्या हुआ? जवाब में शनाया ने फ़ोन काटकर कहा, तुरंत सिटी हॉस्पिटल चलिए, पापा आज बाहर से वापस आ रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। शनाया के पिता एक एक्सीडेंट की खबर सुनकर अहान की भी हालत खराब हो गई क्योंकि एक वही थे उसकी ज़िंदगी में जिन्होंने अहान पर हमेशा ही विश्वास किया था। उन्हें अहान बहुत ही प्यार करता था। जल्दबाजी में ही वे दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। शनाया के पिता आईसीयू में जा चुके थे और यामिनी जी वहीं बाहर बैठी आंसू बहा रही थी। उन्होंने शनाया की तरफ देखकर रोते हुए कहा, बेटा शनाया, वो तुम्हारे पापा, उन्हें आईसीयू में रखा गया है। तभी शनाया ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, शांत हो जाइए मम्मी, सब ठीक हो जाएगा, मैं पता करती हूँ। अब तक अहान डॉक्टर के पास पहुंचकर उनकी हालत पूछ रहा था। क्या बात है डॉक्टर, कैसी हालत है अब उनकी? इस पर डॉक्टर ने जवाब दिया, जब उन्हें लाया गया तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन अभी उनकी हालत स्थिर है। फिर भी हम उन्हें निगरानी में रख रहे हैं। फ़िलहाल तो उम्मीद है कि उनकी हालत में सुधार होगा, पर कुछ और होने की आशंका से हम इनकार भी नहीं कर सकते। इतना कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चले गए। अहान, शनाया और यामिनी जी का पूरा दिन कश्मकश में बीत गया। शाम होने को आई थी और अभी भी वे सब हॉस्पिटल में मौजूद थे। शनाया की हालत अहान से देखी नहीं जा रही थी। तभी कुछ सोचते हुए अहान ने शनाया के पास जाकर कहा,
अब आप माँ को घर लेकर निकल जाइए। शनाया, मैं अंकल की देखभाल के लिए यहाँ हूँ। जैसे भी होगा मैं आपको फ़ोन करता रहूँगा। इस पर शनाया ने कहा, मैं यहाँ से पापा को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, उनकी हालत। तभी अहान बीच में ही शनाया की बात काटकर बोला, देखो शनाया, अंकल के लिए मेरा प्यार आपसे कम नहीं है। उनके मेरे ऊपर जो एहसान है उसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। वो मेरे लिए भगवान के समान है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप भी खुद के ऊपर ध्यान दीजिए और माँ को लेकर घर जाइए। यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूँगा। अहान के बहुत रिक्वेस्ट करने पर शनाया मान गई और फिर वो यामिनी जी को अपने साथ लेकर घर निकल गई। कुछ ही देर में शनाया अपने कमरे पर और यामिनी जी अपने घर पर थी। इधर अहान अभी हॉस्पिटल में एक जगह बैठा हुआ था जब डॉक्टर ने उसके पास आकर कहा, देखिए मिस्टर शेखर की हालत अचानक ही बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। जल्दी ही उनका ऑपरेशन करना होगा। यह बात सुनकर अहान एकदम से हड़बड़ा गया और लड़खड़ाती जुबान में पूछा, पर आपने तो कहा था कि उनकी हालत स्थिर है, फिर अचानक ही ऐसा क्या हो गया? जवाब में उस डॉक्टर ने कहा, इस बारे में हम कुछ भी ठीक से नहीं कह सकते, मगर उनका ऑपरेशन जल्दी ही नहीं किया गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इस पर अहान ने कहा, तो फिर आपको किसका इंतज़ार है? डॉक्टर, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। तभी डॉक्टर ने कहा, ओके फाइन, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको भरने होंगे और बिल काउंटर पर जाकर 15 लाख भर दीजिए। हम ऑपरेशन की तैयारी शुरू करते हैं। 15 लाख की बात सुनते ही अहान टेंशन में नज़र आने लगा। उसने शनाया को कॉल करने के लिए फ़ोन निकाला ही था कि तभी उसे सामने विक्रम खड़ा दिखा, जो अहान की तरफ देखकर ही मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही अहान के दिमाग में ढेर सारे डाउट्स आ गए और वो विक्रम के पास जाकर बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जवाब में विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, वैसे शनाया इतने पैसों का इंतजाम आसानी से कर लेगी, लेकिन आपको क्या लगता है यंग मास्टर कि ये सब अपने आप हो गया? उसकी बात सुनकर अहान की आंखें सिकुड़ गई। तभी विक्रम ने आगे कहा, ये एक्सीडेंट तुम्हारे पिता के कहने पर ही कराया गया है। ये सुनकर अहान को झटका सा लगा। एक पल को उसे यकीन नहीं हुआ कि सामने खड़ा विक्रम सच बोल रहा है और विक्रम के चेहरे से मुस्कान गायब नहीं हुई थी। अगले ही पल अहान का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? इस पर विक्रम ने कहा, आदित्य रायजादा की हिम्मत इतनी ज़्यादा है कि अपने एक इशारे पर इंडिया का बाजार हिला सकता है। फिर ये तो एक मामूली एक्सीडेंट है। आहान ने गुस्से में कहा, ये आपने सही नहीं किया, आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। विक्रम फिर से बोला, बस 15 लाख तो है इसकी कीमत और मैं ये चुकाने के लिए तैयार हूँ। बस आपको अब रायजादा ग्रुप को अपनाना होगा। इस कंपनी के सामने 15 लाख ऊंट के मुंह में जीरे के जैसा है। इस पर अहान ने कहा, ये रुपया तो तुम्हें भरने ही होंगे और अंकल के एक्सीडेंट का हिसाब मैं बाद में ले लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। जवाब में विक्रम ने कहा, अगर मैं पैसे ना भी दूं तब भी तुम्हारा काम नहीं रुकेगा यंग मास्टर, क्योंकि आपके पास शनाया है। लेकिन सोचो, अगर शनाया को पता चला कि आपके पापा का एक्सीडेंट इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने हमारी बात नहीं मानी, अगर उसे ये पता चला कि तुम्हारा रायजादा खानदान से ताल्लुक़ होना ही एक एक्सीडेंट की वजह है, तो क्या वो कभी आपको माफ़ करेगी? मेरा ख्याल है कि जो रिश्ता अभी धीरे धीरे सही हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। अहान विक्रम के चेहरे की तरफ देखता रह गया। सच में विक्रम ने बड़ी ही शातिर चाल चली थी और अहान को ये अफसोस हो रहा था कि अभी तक वो इस साजिश को समझ क्यों नहीं पाया था। तभी विक्रम ने आगे कहा,
और हाँ, अगर आपने हाँ नहीं की तो आप अपने पिताजी को जानते हैं, ये सब यही नहीं रुकने वाला, शनाया भी है। शनाया का नाम सुनते ही आहान एकदम से घबरा गया। उसने विक्रम को रोकते हुए कहा, उके उके, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे शनाया या उसकी फैमिली और मुसीबत में आ जाए। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मगर ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैं कौन हूँ और ये सब मेरी वजह से हुआ है। आहान का जवाब सुनकर विक्रम मुस्कुराने लगा। तभी सामने से आहान को शनाया आती हुई दिखी। उसके हाथ में एक टिफिन था। विक्रम उसे देखते ही वहाँ से चला गया। आहान ने शनाया को उसके पापा की हालत के बारे में बताया और फिर ज़रूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद उनका ऑपरेशन शुरू हो गया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने खबर सुनाई कि अब शेखर की हालत सही है। ये सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली। फिर शनाया ने आहान की तरफ टिफ़िन बढ़ाते हुए कहा, मैं ये खाना पापा के लिए बनाकर लाई थी। सोचा था उनकी हालत ठीक होगी तो खिला दूंगी। फिलहाल इसे आपको खाना होगा। आहान को सच में भूख लगी थी। उसने टिफ़िन खोला तो अंदर भिंडी की सब्जी रखी हुई थी, जो आहान को बहुत पसंद थी। तभी उसे शनाया की बात याद आई कि उसने खाना पापा के लिए बनाया था, मगर उसके पापा शेखर तो भिंडी से सख्त नफरत थी और ये बात शनाया अच्छे से जानती थी। मतलब साफ था कि शनाया ने ये खाना आहान के लिए ही बनाया था, मगर इस बात को वो जताना नहीं चाहती थी। ये सोचकर आहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शेखर को आईसीयू से बाहर शिफ्ट कर दिया गया था और शनाया उन्हीं के पास थी। इधर आहान ने टिफ़िन ख़त्म किया ही था कि तभी उसके मोबाइल पर शगुन का कॉल आया। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आहान जीजू, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। आहान ने पूछा, ये क्या नया नाटक है शगुन? इस पर शगुन ने रोते हुए कहा, जीजू, देव मल्होत्रा के क्लब में कुछ लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। गौरव और शौर्य का भी नंबर नहीं लग रहा, इसलिए आपको कॉल किया। आप जल्दी। शगुन ने इतना कहा था कि तभी किसी ने उसके हाथ से मोबाइल छीनकर नीचे फेंक दिया। फ़ोन पर आहान उसकी चीख और कुछ गुंडों की आवाज़ साफ सुन पा रहा था। आज कहाँ बचकर जाओगी हमसे? बिना हमारी हसरत पूरी किए तुम नहीं जा सकती। कोई भी बचाने नहीं आएगा तुम्हें। तभी शगुन की एक चीख गूंजी और वे सभी गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। शगुन के रोने की आवाज़ और गुंडे के हंसने की आवाज़ आहान के कानों में साफ पड़ रही थी। आहान दौड़ते हुए शनाया के पास पहुंचा और बोला, शनाया, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं बस कुछ देर में आता हूँ। शनाया ने पलटकर कुछ कहना चाहा, मगर आहान वहाँ से जा चुका था। जैसे ही आहान देव मल्होत्रा के क्लब में पहुँचा तो वहाँ कोई भी नहीं था। पूरा क्लब खाली था। उसे किसी साजिश की बू आ रही थी। धड़कते दिल से आहान थोड़ा और अंदर बढ़ा कि तभी पीछे से किसी ने हाथ में रुमाल लेकर उसके नाक को तेजी से दबा दिया। आहान कुछ पल छूटने की कोशिश करता रहा और अंत में बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। तभी वहां दो चेहरे नजर आए। बेहोश पड़े आहान के सामने शगुन और शौर्य खड़े मुस्कुरा रहे थे। अचानक हुए इस हमले से आहान खुद को संभाल नहीं पाया। अपनी नाक पर पड़े बंधन से आहान ने निकलने की पूरी कोशिश की थी, मगर अंत में उसका शरीर ढीला होता गया और आहान बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जाहिर था कि आहान को रुमाल में लगे क्लोरोफॉर्म की मदद से बेहोश किया गया था और फिर जैसे ही वो बेहोश हुआ, उसके सामने दो चेहरे आकर खड़े हो गए। उसका नाम शौर्य व शगुन था। दोनों के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। तभी शगुन ने शौर्य से कहा, मल्होत्रा से कह दो कि वो अपना काम शुरू करे। इसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह जब आहान की आंख खुली तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। उसे अभी भी चक्कर आ रहे थे। रात के बारे में याद आते ही आहान चौंक पड़ा। मैं यहाँ कैसे आया?
क्या हुआ है मेरे साथ? शनाया के पापा हॉस्पिटल में हैं और ऐसे में शनाया को पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो उसे कितना बुरा लगेगा। लेकिन मेरा साथ क्या हुआ, इस बारे में मुझे पता लगाना होगा। इतना कहकर आहान ने अपना मोबाइल बाहर निकाला और शगुन को कॉल लगा दिया। शगुन के फ़ोन उठाते ही आहान ने कहा, शगुन, ये क्या खेल चल रहा है? कहाँ हो तुम? मैं जब मल्होत्रा के क्लब पहुंचा तो तुम वहां नहीं थी और फिर मुझे किसी ने बेहोश कर दिया। अब मैं अपने घर में खुद को देख रहा हूँ। सच सच बताओ, क्या हुआ है मेरे साथ? जवाब में शगुन ने कहा, क्या आपको सस्ता नाश्ता करने की आदत हो गई है? मैंने आपको कहीं नहीं बुलाया और मैं तो शहर से बाहर हूँ। ये सब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बिज़ी हूँ, अभी आपके फिजूल की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। इतना कहकर शगुन ने फ़ोन काट दिया। आहान फ़ोन की तरफ देखता ही रह गया। तभी उसके मोबाइल पर शनाया का मैसेज आया, पापा की हालत अब ठीक है और जल्दी ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फ़िलहाल मैं ऑफिस के लिए ज़रूरी काम से गिल कंस्ट्रक्शन पहुंच चुकी हूं। इस मैसेज को पढ़कर आहान ने एक लंबी सांस ली और फिर उसके मोबाइल पर विक्रम का फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही विक्रम ने कहा, अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। फ़िलहाल आपके रहने के लिए दिस रोज़वर्ल्ड स्प्रिंग में एक घर बुक कर दिया गया है। आप जाकर देख सकते हैं, मगर उसके मालिक कार्तिक कोहली से आप बचकर रहना। वो बहुत ही चालाक और अपना काम निकालने में माहिर है। रोज़वर्ल्ड स्प्रिंग के बारे में आहान ने बहुत सुन रखा था। एक फ्लैट की कीमत भी वहाँ 50 करोड़ से कम नहीं थी। उसे याद था कि शनाया को यह जगह बहुत पसंद थी। कुछ सोचकर आहान बाहर निकला तो उसकी बाइक भी वहीं खड़ी दिखी, जिसे आहान लेकर मल्होत्रा के क्लब में गया था। ये बात उसके दिमाग में खटक रही थी और फिर उसने खुद से कहा, इस बारे में मुझे मल्होत्रा से बात करनी होगी कि कल रात उसके क्लब में क्या हुआ था, मगर उससे पहले मुझे रोज़वुड स्प्रिंग जाना होगा। इतना कहकर आहान बाइक लेकर रोज़वुड स्प्रिंग की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचकर आहान ने बाइक एक साइड में लगाई और अंदर बढ़ने लगा। तभी सामने खड़े दो गार्ड ने उसका रास्ता रोकते हुए पूछा, कौन हो तुम और इस तरह से अंदर क्यों जा रहे हो? जवाब में आहान ने कहा, मुझे यहाँ घर खरीदना है, बस उसे ही देखने आया हूँ। आहान की पुरानी बाइक और उसके कपड़े देखकर वो गार्ड हंसने लगे और फिर उनमें से एक ने कहा, अरे भैया, आजकल तो कोई भी इधर मुंह उठाकर चला आता है। इधर तो तुम्हारी देखने की भी औकात नहीं लगती और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। चलो निकलो यहाँ से। इस पर आहान ने कहा, किसी के कपड़ों से उसे जज करना गलत है। क्या यहाँ आए गेस्ट से आप लोग इसी तरह बात करते हैं? और फिर इस तरह से उनके बीच बात काफ़ी बढ़ गई। कुछ ही देर में आहान से बदतमीजी करते हुए वे गार्ड आगे बढ़े और उसकी बाइक से तोड़फोड़ शुरू कर दी। तभी आहान आगे बढ़ा और उस गार्ड का हाथ पकड़ लिया। आहान उस पर थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई, सर, सर प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दीजिए, इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आहान ने पलटकर उस तरफ देखा तो रोज़वुड स्प्रिंग का मालिक कार्तिक कोहली खड़ा हुआ था। कार्तिक कोहली उन गार्ड्स के नज़दीक आकर बोला, शायद तुम लोग गेस्ट से बात करने की तमीज़ भूल चुके हो। पता भी है कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? इस पर आहान कार्तिक से बोला, इन्हें मेरे बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर कोहली, मगर इन्हें इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर कोई गरीब भी यहाँ आ जाए तो ये उससे सलीके से पेश आएँ। कार्तिक कोहली शर्मिंदा होते हुए बोला, जी ज़रूर, वैसे मुझे पता था कि आप यहाँ आने वाले हैं, बस इन्हें बताना भूल गया था। मैंने आपके लिए लंच का इंतज़ाम किया है, चलिए थोड़ा मौका हमें भी दीजिए। इतना कहकर कार्तिक कोहली आहान को अंदर ले गया। एक बड़े से टेबल पर नौकरों ने लंच सर्व किया। कार्तिक कोहली ने बड़ा इंतज़ाम कर रखा था, शायद ये सोचकर कि आहान रायज़ादा से उसे अच्छा फ़ायदा हो सकता है।
लंच करते हुए ही आहान ने कहा, आपका रोज़वुड स्प्रिंग काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, मगर मुझे लगता है कि इस पहाड़ी इलाके में अगर इसका एक्सपेंशन हो पाए तो यह जगह पूरे देश में फेमस हो जाएगी। बड़े बड़े लोग यहाँ खरीदारी करना पसंद करेंगे। कार्तिक जैसे ही इसी मौके का इंतज़ार कर रहा था, उसने झट से कहा, आप सही कह रहे हैं मिस्टर रायज़ादा, मगर इसके लिए ढेर सारे पैसों की ज़रूरत होगी जो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। जवाब में आहान लंच करते हुए बोला, आप चाहें तो मैं आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इस पर कार्तिक कोहली खुशी से बोला, ये तो मेरे लिए बड़े नसीब की बात होगी, मुझे आपका फ़ैसला मंजूर है। और फिर इस तरह से यहाँ एक डील फाइनल हो गई। कार्तिक कोहली बहुत ही खुश था। वो आहान को छोड़ने खुद बाहर तक आया और बोला, उम्मीद है हम जल्द ही फिर मिलेंगे। मेरे गार्ड्स ने आपकी बाइक भी खराब कर दी, मुझे इसकी भरपाई करने का मौका दीजिए, प्लीज़ आप इनकार मत करना। कार्तिक कोहली हाथ जोड़ते हुए बोला। तभी कार्तिक ने अपने किसी आदमी को इशारा किया और उसने कार्तिक की स्पोर्ट्स कार वहां लाकर खड़ी कर दी। गार्ड्स आहान को देखकर हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका मालिक किसी के सामने हाथ जोड़ सकता है। फिर आहान उस गाड़ी में बैठा और ड्राइव करते हुए निकल गया। बाहर गौरव और शगुन अपनी कार में बैठे हुए थे। गौरव कार्तिक के ही कंपनी के मैनेजर थे, इसलिए किसी काम से कार्तिक से मिलने आए थे। जब शगुन ने आहान को इतने महंगे गाड़ी में देखा तो उसकी आंखें फैल गई। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, ओह, तो शनाया को इम्प्रेस करने के लिए और हमें नीचा दिखाने के लिए इसने गाड़ी रेंट पर लेनी शुरू कर दी। गौरव ने मन ही मन कुछ सोचते हुए कहा, कार्तिक कोहली की गाड़ी रेंट पर लेने की किसी की भी औकात नहीं। ज़रूर कार्तिक के साथ इसका कोई रिलेशन होगा। इधर आहान अब शनाया के ऑफिस के बाहर पहुंच चुका था। आज वो इस गाड़ी पर शनाया को ले जाने चाहता था। बाहर निकलते ही शनाया हैरानी से आहान को देखकर बोली, ये सब क्या है? इतनी महंगी गाड़ी आपको रेंट पर लेने की क्या ज़रूरत थी? जवाब में आहान मुस्कुराते हुए बोला, टेंशन मत लीजिए, इसे मेरे एक दोस्त ने ऑफ़र किया है, चलिए चलते हैं। इतना कहकर आहान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और कुछ ही देर में वे दोनों घर की तरफ बढ़ रहे थे। उनके बीच अभी खामोशी ही थी जब अचानक ही आहान के मोबाइल पर कोई मैसेज आया। आहान ने एक हाथ से उठाकर देखा तो शौर्य का मैसेज था और फिर उस मैसेज को खोलते ही आहान के हाथ लहरा गए। क्या हुआ? शनाया ने चौंकते हुए पूछा। आहान ने लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा, कुछ नहीं। शनाया ने घूरते हुए एक नज़र आहान की तरफ देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। शौर्य ने जो मैसेज भेजा था उसमें आहान के कई सारे फ़ोटो थे जिसमें आहान किसी लड़की के साथ बिना कपड़ों के नज़र आ रहा था। दोनों उस तस्वीर में काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट थे। तभी आहान का एक और मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था, तुम्हारी ये सारी तस्वीरें अब शनाया को मिलने वाली हैं। हम सब तुम्हारे घर पर इंतज़ार कर रहे हैं। डाइवोर्स पेपर रेडी हैं। शनाया तो इस पर बड़े आराम से साइन कर देगी, बस तुम्हें करना बाकी है। जल्द घर पहुंचो। आज हम तुम्हें अपने ख़ानदान से बाहर का रास्ता दिखाकर ही दम लेंगे। यह मैसेज पढ़ते ही आहान की हालत ख़राब हो चुकी थी। शनाया उसे अभी भी अजीब सी नज़रों से देखते हुए बोली, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। आहान ने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में वे दोनों घर पर पहुंच चुके थे। यामिनी जी शौर्य और शगुन के साथ वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। उनका पूरा चेहरा गुस्से से लाल था और सामने टेबल पर ही डिवोर्स पेपर रखा हुआ था। जैसे ही शनाया और आहान वहां पहुंचे, यामिनी जी चिल्लाते हुए बोली, आहान, गलती से भी इस घर में के अंदर कदम मत रखना। अभी तक तुम सिर्फ एक धब्बा थे, लेकिन अब कलंक बन चुके हो।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धोखा देने की? जवाब में आहान ने कहा, ये सब झूठ है। तस्वीर में जो कुछ भी दिख रहा है मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। इस पर शौर्य ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो। इस तस्वीर को देखकर कौन विश्वास नहीं करेगा कि ये तुम हो। कहते हुए शौर्य ने मोबाइल शनाया के हाथ में दे दिया। शनाया हैरानी से वो सभी फोटो देखे जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। एक नज़र शनाया ने आहान की तरफ देखा तो आहान ने कहा, शनाया ये झूठ है, ये हमारे रिश्ते को ख़त्म करने की साजिश है। मुझे नहीं पता कि ये तस्वीरें कैसे आईं। इस पर शगुन चिल्लाते हुए बोली, अच्छा तो सच क्या है तुम बताओ। पैसों के लिए के लालच में तुमने ये शादी तो कर ली, लेकिन हवस की आग अभी तक तुम्हारे अंदर जिंदा है। और किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम, जो अभी ठीक से बना भी नहीं है। शनाया आंखों में आंसू लिए सभी के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। फिर एक बार शनाया ने आहान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू देखकर आहान का दिल बैठा जा रहा था। तभी यामिनी जी ने शनाया के हाथ में पेन पकड़ाते हुए कहा, सामने डाइवोर्स पेपर हैं। शनाया चुपचाप अब इस पर साइन कर दो। मैं तुम्हें इस इंसान के साथ अब नहीं रहने दूंगी। हाथों में पेन लेकर शनाया भारी कदमों से उस टेबल की तरफ बढ़ चली जहां पर डाइवोर्स पेपर रखा हुआ था। यह देखकर आहान का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या शनाया आहान को तलाक दे देगी या फिर आएगा कहानी में नया मोड़? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही हो, आपको पसंद आ रही हो और आपको आगे के पार्ट इस कहानी के चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंटों का इंतज़ार रहेगा। और आप लोगों को सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।